Hello everyone. Today we will start our new chapter Insurance from Business Studies 11th. इंश्योरेंस के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि आज के टाइम में लाइफ जो है वो बिल्कुल दिस इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क। तो इंश्योरेंस क्या करता है, उस रिस्क का एक आंसर है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिस्क आपके बिहाफ पर टेक ओवर कर लेते हैं and pay the compensation in thereof. So let's discuss the definition of insurance here. Insurance is a contract represented by a policy in which an individual or entity receives financial protection or reimbursement against loss from an insurance company. Basically insurance क्या है? It's a contract between two parties, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरेंस करने वाला और इंश्योरेंस करवाने वाला, दो पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिसी, दोनों मिलकर एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं जिसमें टर्म्स और कंडीशंस लिखी रहती हैं। इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी रिसीव्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटी, यहाँ पर इंडिविजुअल भी ले सकता है इंश्योरेंस और कोई एंटिटी, कोई बिजनेस हाउस या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से इंश्योरेंस ले सकती है। रिसीव्स अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, उसको क्या मिलता है? एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है और रीइंबर्समेंट या फिर फाइनेंशियल हेल्प मिलती है अगेंस्ट लॉस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। इन केस अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस की रिकवरी कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। बदले में वो क्या ले रहा है? प्रीमियम ले रहा है। अगर इन केस कोई लॉस होता है तो उस लॉस की पूरी रिकवरी का जो रिस्क है वो टेक ओवर कर लिया है इंश्योरेंस कंपनी ने। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं आपकी इन दिनों, जैसे कोटक महिंद्रा है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है। ये सभी बैंक जो है ये इंश्योरेंस भी करवाते हैं। और हमारा जो पब्लिक सेक्टर में है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारे पब्लिक सेक्टर में आती है। तो दीज आर द वेरियस कंपनीज विच इंश्योर द इंडिविजुअल एज वेल एज द एंटिटी। लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के फीचर में सबसे पहला पॉइंट आता है टू पार्टीज। अभी मैंने बताया दो पार्टीज रहती हैं, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, जिसका आपने इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस करवाने वाला है और इंश्योरेंस करने वाली कंपनी। सेकेंड है बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, भरोसे पर बेस्ड रहता है। ये भरोसे का मतलब दोनों पार्टीज को एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाना होता है, सारी की सारी बातें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए जो भी इंश्योरेंस से रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है वो ऑलरेडी डिजीज्ड है किसी भी इलनेस से या किसी भी तरह की बीमारी से जो जानलेवा है और उसने वो बात छुपा ली है इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट कर देगी, रद्द कर देगी। सो दिस इज बेस्ड ऑन गुड फेथ, टर्म्स और कंडीशंस पर बेस्ड है। जो गुड फेथ है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे से कुछ भी नहीं डिस्क्लोज करना है, कुछ भी नहीं छिपाना होता है, सब कुछ रिलेटेड टू इंश्योरेंस एक दूसरे को बता देना रहता है। बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम, कोऑपरेटिव सिस्टम मीन्स सहयोग करना एक दूसरे का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिल रहा है? प्रीमियम मिल रहा है और बदले में जो इंश्योर्ड है उसे क्या मिल रहा है? उसको एक रिस्क उसका जो है वो ख़त्म हो गया है। उसका जो रिस्क की जो टेक ओवर, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर होती है इन केस ऑफ एनी लॉस, तो दैट विल बी रिवर्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, जो भी संभावित रिस्क है, जोखिम है, जैसे कि मैरीन इंश्योरेंस रहता है। मैरीन इंश्योरेंस में क्या रहता है कि जहाज जो है, समुद्री जहाज लंबी लंबी यात्राएं करते हैं तो उसमें जोखिम भरा काम है। इन बिटवीन अगर सपोज डाकू आ जाते हैं लूटने के लिए, या फिर कोई एक्सीडेंट अक्कर हो जाता है या तूफान की वजह से कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो एक्सपेक्टेड रिस्क है यहाँ पर कि रिस्क है, तो इस रिस्क से ये इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस जो है वो फ्री कर देता है इंश्योर्ड को कि अब उसको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर कोई लॉस भी होता है तो रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी से हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को।
मेरा जो रिस्क है, मैंने इंश्योरेंस करवा लिया तो मेरा जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो गया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ। अब ये उनका रिस्क बन गया है, इन केस अगर लॉस तो वो बियर करेंगे उस लॉस को। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम पे करना पड़ता है यहाँ पर, वो वेरी करता है कंडीशंस टू कंडीशन। सपोज मंथली भी जाता, मंथली जैसे दे सकता है इंश्योर्ड जो है, या हाफ ईयरली पेमेंट कर सकता है, ईयरली पेमेंट कर सकता है, जैसे भी टर्म्स और कंडीशंस है इंश्योरेंस कंपनी भी। नेक्स्ट इज वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, फिडिलिटी इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। हैपनिंग ऑफ इवेंट, इंश्योरेंस कब हम क्लेम कर सकते हैं? ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, दो तरह के आपके बेसिकली इंश्योरेंस रहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आपको क्या रहता है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड और द डेथ ऑफ द पर्सन, इन दोनों केस में से जो भी काम पहले होगा तब आपको पॉलिसी का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। और इंडेमनिटी में क्या होता है, मिस हैपनिंग हो, आपने जिसका भी इंश्योरेंस करवाया है, सपोज फायर इंश्योरेंस करवा लिया आपने अपने घर का, तो घर में अगर आग लगेगी तभी आपको लॉस की रिकवरी होगी, अदरवाइज नहीं। सो हैपनिंग ऑफ इवेंट इज मैंडेटरी, इज कंपल्सरी इन द इंडेमनिटी। या फिर आपका जो है LIC की बात की जाए, लाइफ इंश्योरेंस की, तो वो पीरियड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए या फिर पर्सन की डेथ होनी चाहिए, दोनों में से एक काम हो तो आपको रिकवरी मिलेगी। सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस एंड इन्वेस्टमेंट एज वेल। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिक्योरिटी मिल जाती है, हमारा जो जिसका भी हमने इंश्योरेंस करा है वो सिक्योर हो जाता है। हमने किसी अपने ज्वेलरी का इंश्योरेंस करवा लिया है, या हमने किसी अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवा लिया है, गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया है, कार का, तो वो सिक्योर है। अगर इन केस कोई लॉस होता है ड्यू टू एन एक्सीडेंट तो सिक्योरिटी मिल जाती है, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है वहाँ। इन्वेस्टमेंट कैसे है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है लॉस, अगर आपके व्हीकल के फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, यानी कि जो इंडेमनिटी टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं जिसमें सिर्फ लॉस रिकवरी ही देती है इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ऑन द हैपनिंग ऑफ द लॉस ही विल रिकवर द मनी। बट इन केस ऑफ LIC इट कैन बी कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट। LIC के केस में हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप प्रीमियम भर रहे हैं वो आपका जुड़ता चला जा रहा है, और एट द टाइम ऑफ अगर पर्सन की डेथ भी नहीं होती है तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ही विल गेट द मनी, दैट्स व्हाई ही विल गेट द मनी प्लस इंटरेस्ट। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ LIC। ऑनरशिप नॉट कंपल्सरी, यहाँ पर ऑनरशिप कंपल्सरी नहीं है। आपके पास सपोज आपकी गाड़ी है और आपने उस गाड़ी को गिरवी रख दिया है, और उसका इंश्योरेंस आपका पर एनम जो है वो कंपल्सरी बनता है, तो ऑनरशिप आपकी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसको किसी के पास गिरवी रख देते हैं तो ऑनरशिप ख़त्म हो गई, बट आपको उसका इंश्योरेंस तो भरना ही पड़ेगा जो ईयरली इंश्योरेंस जाता है। सो यहाँ पर ऑनरशिप जो है वो कंपल्सरी नहीं है कि आपकी अपनी चीज़ हो तो ही आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, बट इन केस ऑफ LIC ये ज़रूरी है, क्योंकि वो जिसका आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड होनी चाहिए। सो दिस वर द फीचर एंड इम्पोर्टेंस। क्यों ज़रूरत पड़ती है इंश्योरेंस करवाने की, देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लॉस और अगेंस्ट एनी मिस हैपनिंग। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, एज वी डिस्कस्ड इन्वेस्टमेंट एलिमेंट लाई करता है LIC के केस में। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, रिस्क डिवाइड हो गया है, रिस्क आपका ट्रांसफर भी हो गया है। नेक्स्ट इज लोन फैसिलिटी, लोन फैसिलिटीज भी आजकल बैंक देते हैं। अगर आपने LIC ली हुई है या आपने कोई भी इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसके एवज में आप लोन ले सकते हैं, उसके बिहाफ पर आपको जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड कर सकती है। एनकरेजमेंट टू सेविंग, इतने फायदे होने के बाद इंडिविजुअल जो है इंश्योरेंस करवाता है, और इंश्योरेंस अगर वो करवाता है तो
सेविंग उसको करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उसको प्रीमियम भरना है मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, तो उसको अपने खर्चों में से बचत करनी होगी, जिससे बचत को बढ़ावा मिलेगा। सो दैट्स व्हाई एनकरेजमेंट टू सेविंग हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है प्रीमियम का, और उस प्रीमियम का क्या करती हैं कंपनीज, जो प्रोडक्टिव हाउस है उनको लोन देती हैं, जिससे कि अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ता है और पूरे इंडिया की या पूरे कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होती है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। मोर एम्प्लॉयमेंट ये भी एक सेक्टर है आपका, सर्विस सेक्टर में आ जाता है इंश्योरेंस कंपनीज। तो यहाँ पर जो है ये एक अकेला बंदा तो LIC इंश्योरेंस कंपनी चला नहीं सकता, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है। रिबेट इन इनकम टैक्स, इसके साथ साथ आपको रिबेट भी मिलती है इनकम टैक्स में। अगर आपने LIC पॉलिसी ले रखी है तो आप इनकम टैक्स जो भर रहे हैं उसमें आपको कुछ परसेंट छूट मिलती है, 2% या 1%, एज द कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। So let's discuss now the types of insurance. Types of insurance में सबसे पहले हम करते हैं री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। दिस इज द वन टाइप ऑफ इंश्योरेंस। सेकेंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस में हम डिस्कस करेंगे इंडेमनिटी इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस वहां होता है जहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी जो है, इफ इट इज नॉट एबल टू पे द होल मनी ऑफ इंश्योर्ड, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट है एंड ही इज नॉट एबल टू पे द होल अमाउंट, देन ही विल टेक अनदर पॉलिसी फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी। लेट्स हैव एन एग्जांपल हियर। सपोज ए ने बी से इंश्योरेंस करवाया है अपनी प्रॉपर्टी का, सपोज 5 लाख रुपीज के लिए। 5 लाख रुपीज का मिस्टर ए ने बी इंश्योरेंस कंपनी है उससे 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अपने हाउस की हो सकती है, जो भी उसके पास कीमती प्रॉपर्टी है उसकी उसने इंश्योरेंस ले ली 5 लाख रुपीज की। बट कंपनी बी जो है, it is not capable to pay the whole sum amount of 5 lakh in case of any loss. So what will it do? इसने एक another policy ले ली मिस्टर सी इंश्योरेंस कंपनी से ऑफ ₹3 लाख। 3 लाख का उसने उसी प्रॉपर्टी का फिर से इंश्योरेंस करवा दिया सी इंश्योरेंस कंपनी से। तो अगर अगर लॉस होता है तो बी विल कंपनसेट मिस्टर ए होल अमाउंट 5 लाख एंड सी विल कंपनसेट बी 3 लाख। तो 3 लाख का रिस्क की रिकवरी हो गई है बी की, तो दैट इससे क्या होगा, बी को हेल्प मिल गई है फाइनेंशियली, इसको सिर्फ 2 लाख रुपीज इसको पे करने पड़ी। यानी कि ए ने बी से पॉलिसी ली है, बी ने सी से उसी सेम प्रॉपर्टी की पॉलिसी ली है 3 लाख की। तो यहाँ पर इसको बी तो पूरे 5 लाख रुपीज दे देगा और सी जो है बी को 3 लाख रुपीज देगा इन केस ऑफ लॉस। इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस, क्योंकि फिर से री इंश्योरेंस करवाया गया है सी से। डबल इंश्योरेंस क्या होता है, मोर देन वन इंश्योरेंस। वन इंश्योरेंस, सपोज ए ने 3 इंश्योरेंस करवा रखे हैं, बी से, सी से एंड डी से। देयर आर 3 कंपनीज ऑफ इंश्योरेंस। उसने अपना या अपने सेम प्रॉपर्टी का 3 कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है, या अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही हो 3 जगह से। तो जरूरी नहीं है एक ही पॉलिसी ले सकता है, मोर देन वन कंपनी से अपनी जो गुड है या अपनी प्रॉपर्टी है वो इंश्योर्ड करवा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। बट यहाँ पर अगर वो किसी प्रॉपर्टी का मोर देन
वन इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाता है, तो यहाँ पर इन केस ऑफ एनी लॉस उसको जितना लॉस है सिर्फ उतना ही अमाउंट मिलेगा। सपोज मिस्टर ए ने अपने हाउस का इंश्योरेंस करवाया है 3 कंपनी से, बी सी डी से, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, सपोज 1 लाख 1 लाख का इसने तीनों से इंश्योरेंस करवा रखा है, फायर इंश्योरेंस करवा रखा है। तो इन केस अगर फायर लग जाती है हाउस में और उसका नुकसान हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 50,000 का, तो इसको तीनों से 50,000 नहीं मिलेंगे, इसको टोटल 50,000 मिलेंगे तीनों से। या तो अकेला बी इसको 50,000 दे देगा, या अकेला सी, या फिर अकेला डी, या तीनों मिलकर इसको 50,000 रुपीज देंगे। 50,000 रुपीज से इसको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और बी 50,000, अगर सपोज बी अकेला इसको दे रहा है तो ये आपस में जिस भी रेशियो में इंश्योरेंस करवाया है उस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर इक्वल था 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो तीनों जो है 50,000 के अमाउंट को आपस में इक्वली डिवाइड कर लेंगे और पेमेंट कर देंगे ए को। तो यहाँ पर इसका फायदा नहीं रहता है। फायदा रहता है कहाँ पर? LIC में। इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो आपका कुछ भी कटौती नहीं होगी अमाउंट में। जितने भी अमाउंट की आप पॉलिसी ले रहे हो वो पूरा अमाउंट आपको कंपनी से मिलेगा इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। तो सेम यहाँ पर है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। मैंने बताया इंडेमनिटी इंश्योरेंस में क्या होता है, अप टू लॉस ही रिकवरी होती है, और इन केस ऑफ मिस हैपनिंग, इनकी मिस हैपनिंग होने पर जितने का लॉस है सिर्फ उतनी ही रिकवरी करेगी इंश्योरेंस कंपनी। बेशक आपका जो पॉलिसी है वो ज़्यादा अमाउंट की हो, सपोज 1 लाख रुपए का अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है और नुकसान 50,000 रुपये का ही हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही देगी। जितना वो लॉस कैलकुलेट कर सकती है उतना ही अमाउंट ये पे करेगी। इसको बोलते हैं इंडेमनिटी इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या रहता है, इसका फिक्स्ड अमाउंट रहता है और वो ईदर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड और द डेथ ऑफ द पर्सन, ये मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं इंश्योरेंस इन केस ऑफ इंडेमनिटी इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज हियर कंपनी एश्योर द पर्सन। क्लियर? इंश्योरेंस वर्ड यहाँ पर और एश्योरेंस यहाँ पर, जो भी मनी है उसका एश्योरेंस देती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। सो दिस इज द इन शॉर्ट हम टाइप्स कर रहे हैं और डिटेल में इसके टाइप्स होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए इंश्योरेंस पॉलिसी और इंश्योरेंस होल्डर जो है दोनों इस बात का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है अटमोस्ट गुड फेथ। दोनों पार्टीज में आपस में दे शुड ऑलवेज डिस्क्लोज ईच एंड एवरी टर्म्स और कंडीशन टू ईच अदर रिलेटेड टू इंश्योरेंस। इंश्योरर को हर वो बात बता देनी चाहिए जो कि रिलेट करती है सब्जेक्ट मैटर से जिसका इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, और इंश्योरर को भी सारी टर्म्स और कंडीशन पहले से ही बता देनी चाहिए इंश्योर्ड को। सो अटमोस्ट गुड फेथ पर डिपेंड करता है, तो ये होना चाहिए। दिस इज द मैंडेटरी प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि जिस सब्जेक्ट मैटर का आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो उसमें इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, यानी कि उसके लॉस में आपका लॉस होना चाहिए और उसके फायदे में आपका फायदा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप अपनी मिस्टर ए जो है वो अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है, तो दिस इज द कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसकी भी 3 कंडीशंस हैं, LIC केस में, फायर इंश्योरेंस में और मैरीन। LIC के केस में तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, सपोज मिस्टर ए ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, लेकिन उसके 2 साल बाद ही उसका डिवोर्स हो जाता है और वो दूसरी से शादी कर लेता है, तो इस केस में उसके पास पॉलिसी तो रहेगी, पॉलिसी एग्जिस्ट करेगी, तो ये वॉलेट नहीं होगी, ये आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ पर LIC के केस में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी देयर।
फायर इंश्योरेंस में दोनों केस में होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ इनकरिंग द लॉस। लॉस होते वक्त भी और पॉलिसी लेते वक्त भी, दोनों टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए गुड्स में। जैसे कि एक ओनर है गोडाउन का, वो फायर इंश्योरेंस करवाता है, तो वो मालिक होना चाहिए उस गोडाउन का एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, और लॉस बियर करते वक्त भी वो उसका मालिक होना चाहिए। उसने अगर गोडाउन को सेल कर दिया है, देन ही विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द मनी और गेट द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। सो दोनों टाइम बोथ। बट मैरिन इंश्योरेंस में क्या रहता है, एट द टाइम ऑफ लॉस, लॉस जब होगा उस वक्त आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उन गुड्स में। जैसे कि अगर मिस्टर ए ने इंश्योरेंस, मिस्टर ए को मिस्टर बी को माल पहुंचाना है समुद्र जो शिप के थ्रू, मैरिन के थ्रू, तो इसमें क्या रहेगा, गुड्स जो है वो बिलोंग्स टू बी, यानी कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी मिस्टर ए इज नॉट द ओनर, बट एट द टाइम ऑफ लॉस, जब तक वो सही सलामत चीजें उस तक नहीं पहुंच जाती हैं तब तक उसका रिस्क रहेगा, तो इंटरेस्ट उसका बना रहेगा। तो लॉस मैरिन केस में, लॉस के केस में इन द टाइम ऑफ लॉस इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि लॉस की जो रिकवरी होगी वो होगी अप टू द लॉस, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम दे रही है, इट विल नॉट मोर देन द लॉस, लॉस से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्लेम, यानी कि प्रॉफिट नहीं बनाएगा यहाँ पर इंश्योरर, सिर्फ लॉस की रिकवरी करेगा इंश्योरेंस कंपनी, लॉस के ऊपर पैसा नहीं भरेगा। वो आकर पूरे लॉस को जज करेगा कि एक्चुअल में लॉस हुआ कितना है, और उतना ही अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरर को देगी, नॉट मोर देन द अमाउंट। सो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है, और ये आपका फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल है, LIC पर ये एप्लीकेबल नहीं है। वारंटी, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, वारंटी भी आपकी दो तरीके से आती है, एक तो एक्सप्लेन्ड होती है, एक इम्प्लिसिट होती है, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लिसिट। वारंटी का मतलब ये है, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ वारंटी ये कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी ये मान के चलती है कि इंश्योर्ड ने अपनी सारी टर्म्स और कंडीशंस पढ़ ली है रिगार्डिंग द इंश्योरेंस कंपनी, वेदर दीज आर द एक्सप्रेस्ड और इम्प्लिसिट। एक्सप्रेस जो कि पॉलिसी में लिखी हुई है सारी टर्म्स और कंडीशन, वो उसने अच्छे से पढ़ ली है, ये मानकर चलती है इंश्योरेंस कंपनी। दूसरी होती है बात इम्प्लिसिट, कुछ टर्म्स और कंडीशन जो हैं वो छुपी हुई रहती हैं, यानी कि अगर रोड खराब है तो जानबूझकर उस रास्ते अगर आप लेकर जा रहे हो अपने ट्रक को, तो उस केस में अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है कि जब आपके पास साफ रास्ता था तो आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से या ऊबड़ खाबड़ रास्ते या जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है उस रास्ते से आप क्यों लेकर गए। तो ये इम्प्लिसिट वारंटी कहलाएगी कि जानबूझकर गलती नहीं करनी है, सीधा रास्ता है तो सीधे रास्ते ही जाना है। तो एक्सप्लेन्ड टर्म्स और कंडीशन, इसके अलावा इम्प्लिसिट टर्म्स और कंडीशन, ये दोनों चीज़ें फ्रॉम द इंश्योरर क्लियर कट होनी चाहिए, और ये क्लियर कट नहीं है तो ये एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए, या ये तो जनरली नॉलेज में होनी चाहिए कि अगर इस तरह से हम काम को करेंगे तो वो ज़्यादा रिस्की रहेगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया था कि डबल इंश्योरेंस में अगर मोर देन वन पॉलिसी है तो इंश्योरर जो है वो उस अमाउंट को बांट लेंगे आपस में, और बटा हुआ अमाउंट को कलेक्ट करके फिर इंश्योर्ड को दे देंगे। यानी कि अगर एक लाख की 3 जगह से पॉलिसी ली हुई है तो 3 लाख उसको नहीं मिलेंगे, उसको मिलेगा तो 1 लाख ही रुपए, और उस 1 लाख को तीनों जन आपस में बांट लेंगे इक्वली। सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है कि आफ्टर गिविंग द क्लेम टू द इंश्योर्ड, नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने नुकसान की भरपाई कर दी है, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट मैटर बचा हुआ है उस पर किसका हक रहेगा? इंश्योरेंस कंपनी का। सपोज वहाँ से कुछ
कुछ उसको भी बेचने से कुछ मिलता है तो उसका हक इंश्योरेंस कंपनी का रहेगा। सपोज आग लगने से प्रॉपर्टी जो है पूरी तरह से जल के राख हो गई है और प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया हो तो जितना भी बनता है वो कंपनी दे चुकी है, लेकिन उसके बाद जो भी मटेरियल स्क्रैप बचता है वो इंश्योरेंस कंपनी का रहेगा, उसके साथ वो जो भी करेगी वो उसका हक रहेगा। मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस, इंश्योर्ड मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। अगर इंश्योरेंस करवा दिया है तो इंश्योर्ड जो है वो खड़े होकर अपने लॉस का तमाशा नहीं देख सकता, उसको कोशिश करनी चाहिए कि उस लॉस को मिनिमाइज करे। फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस है, अपनी गाड़ी का सपोज उसने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, उसकी गाड़ी को आग लग जाती है एक्सीडेंटली कैसे भी होकर, तो वो उसको कोशिश करनी चाहिए कि उस नुकसान को वो कम से कम करे, ना कि साइड में खड़े होकर तमाशा देखे कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लॉस की भरपाई कर देगी। That will not be accepted by the insurance company. Mitigation of loss should minimize the loss. Proximate cause. Principle of proximate cause ये कहता है कि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग जो नियरेस्ट कॉज होगा, डैमेज का जो नियरेस्ट कॉज होगा, दैट विल बी कंसीडर। जो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है किसी भी कॉज का कि इस वजह से वो नुकसान हो गया है, उसका जो नियरेस्ट कॉज होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। So these are the various principles of insurance and these are very important from examination point of view. So revise this topic and while writing down the examination you should give each and every example for this. इनकी you have to at least one example आपको देना पड़ेगा हर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हुए, और इस पर केस स्टडी भी बनती है कि पैराग्राफ में कुछ आपको केस बना के दे देंगे कि बताइए इसमें कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल और कौन सा नहीं है। सो यू शुड रीड ऑल द केस स्टडी रिलेटेड टू दिस. Thank you. That's all for now. Thank you.